हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग केम्स। आज के सेशन में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जो कि कंडक्ट होने जा रही है 17 दिसंबर को। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसका ये आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले कि अगर 4 सेशंस आपने जो इंपॉर्टेंट सेशंस है अगर आपने नहीं देखे होंगे, यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सारे जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड किया दिया, और बाकी सारे जो यूज़फुल लिंक्स है, ठीक, जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज और सारे जो लिंक्स हैं आपको कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिए। ये प्रीवियस सेशंस आपको जाके देखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए। आज के सेशन में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। साथ साथ बता दूं, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th नंबर का सेशन था, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेम आपको चैनल पे मिल जाएगा। उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, इन द केस ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस द एक्टिव पावर कैन बी वेरिड बाय। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, विच इज चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड। देखिए जो जनरेटर है हमारा, ठीक है, ये अगर मान लो जनरेटर ये इनफाइनाइट बस बार को कनेक्टेड है और इसे हमने एक प्राइम मूवर से रोटेट करें फॉर द पावर जनरेशन। ठीक है, ये मान लो एक प्राइम मूवर हो गया। ठीक है, तो ये में इट में भी स्ट्रीम और इट में भी एनीथिंग। तो अगर हमें एक्टिव पावर चेंज करना है तो हमें इसका जो स्पीड है, प्राइम मूव का स्पीड, जो जिस स्पीड से रोटेट हो रहा है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा एक्टिव पावर के लिए। अगर आपको रिएक्टिव पावर पूछा जाता है, ये काफ़ी बार दो क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको फील्ड एक्साइटेशन जो है, इस अल्टरनेटर का जो फील्ड एक्साइटेशन है, डीसी फील्ड एक्साइटेशन, अगर हम वो लोग चेंज करते तो हम लोग रिएक्टिव पावर को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, विच इज चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड, और ये हमारा प्रीवियस सेशन का करेक्ट आंसर है। और इसका करेक्ट आंसर दिया है हमें, उनका नाम है इमरान हसन, प्रीति भट्ट, मंदार ईसा सरे, सैयद शकीलुर रहमान, यात्री इंजीनियर सरिता अजीज, जावेद अंसारी, आकाश यादव, पंकज लोचन साहू, आशुतोष कृष्णा। सो यू वेर द टॉप 10 स्टूडेंट्स, और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया, जैसे श्रद्धा, मुनीश, संदीप, नवीन और बाकी सारे स्टूडेंट्स। आई शॉट आउट टू यू गाइज एज वेल। ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना होगा, आई विल सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स, बट ड्यू टू गैप ऑफ 1 डे हमने बाकी स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर लिया। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज गाइज एज वेल, बट यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ। जो हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 लिया था लास्ट सेशन का, ये याद की देखिएगा, इसमें हमने गलती से एक जो कैलकुलेशन था उसमें 14400 के बदले 14400 हमने लिख लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक रूम है, हमारे पास 12 बाय 12 की, ठीक है, जिसमें 10 लैम्प्स है, 10 लैम्प्स है इसमें। ठीक है, और उसका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है 100 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। उसमें यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना था। अगर पर्टिकुलर लैम्प का जो इल्यूमिनेशन था वो 1600 ल्यूमेन था, तो हमें यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो होता है हमारा टोटल ल्यूमेंस ऑन द वर्किंग प्लेन अपॉन, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया, फिर से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, टू द टोटल लूमेन इमिटिंग फ्रॉम सोर्स। ठीक है, दैट मीन्स टोटल ल्यूमेन जो वर्किंग प्लेन पे रीच आउट हो रहा है और टोटल ल्यूमेन जो इमिट हो रहे हैं बल्ब के द्वारा। ठीक है, तो आपको ल्यूमेन रिसीव्ड बाय वर्किंग प्लेन हमें अगर फाइंड आउट करना होगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर की अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना है, 12 इंटू 12 इंटू हमारे पास 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फेयरली यूनिफॉर्म जो इल्यूमिनेशन है कितना है हमारे पास 100। तो अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते तो जाके हमारे पास न्यूमरेटर का वैल्यू होता है 14400, और टोटल जो ल्यूमेंस इमिट हो रहा है वो सोर्स है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर ईच लैम्प अगर हमारे पास 1600 ल्यूमेंस का हमें आउटपुट दे रहा है, तो हमारे पास 10 लैम्प्स है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1600 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 16000 एज अ टोटल ल्यूमेंस इमिटेड फ्रॉम द, जितना लाइट इमिट हो रहा है वो एक बल्ब से। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ये इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.9। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ये एक मैंने आपको करेक्शन देना था, आई डोंट वांट कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैंने एज अ करेक्शन क्वेश्चन करके आपको प्रोवाइड किया था। वो भी क्वेश्चन हमने जो एक्सप्लेन किया वो भी करेक्ट क्वेश्चन है, बट वहाँ पे जो 14400 के बदले हमने 114,000 ही हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है, तो ये आप मेंशन ध्यान में रखिएगा, जो टोटल ल्यूमेन इमिटेड फ्रॉम द सोर्स है वो कितना ल्यूमेंस है, कितना आउटपुट है एक बल्ब का, इंटू अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ल्यूमेंस मिलेगा, और टोटल ल्यूमेंस जितना वर्किंग प्लेन पे आ रहा है उसके लिए हमें एरिया से
जो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है वो आपको मल्टीप्लाई पर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स वो मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें टोटल ल्यूमेंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर का रेशियो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, प्रीवियस सेशन का ही ये क्वेश्चन है, आप इसको जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको PDF 1 या 2 दिनों के बाद में अपडेटेड PDFs में आपको प्रोवाइड कराता था, क्योंकि हमारे अगर कुछ छोटे से करेक्शंस भी रहते, हालांकि ऐसे कोई करेक्शंस नहीं रहते, अगर करेक्शंस रहते भी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म्ड एज 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म्ड एज 1 लक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक जो सेशन से जो एब्स्ट्रैक्टेड हमारा जो यूनिट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे चार्ट में आपको मेंशन करा दिया। देखिए, अगर आपको इल्यूमिनेशन पूछा जाए तो उसका यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा लक्स। 100% एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ठीक है। लाइट सोर्स है, ठीक है। अगर आपको लाइट से अगर पूछा गया, ठीक है, तो एलिमिनेशन टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या फिर आपको कैलकुलेशन होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, या फिर आपको सिंपली यूनिट पूछ लेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन का यूनिट क्या है, इसके ऊपर हालांकि मैंने एक एलिमिनेशन करके एक टॉपिक का भी सेपरेट सेशन लिया है, उसको भी जाके देखिएगा। चैनल के जो प्रीवियस सेशन है वो प्लीज़ जाके देखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो PGCL कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी तो मैंने जो स्पेशल सेशन की शुरुआत की थी SSC के सुपर MCQ सीरीज से, अगर वहाँ से आप कंप्लीट सेशंस देख लेते हो, ठीक है, क्विकली, तो आपको 100% उसमें से डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन आपको जो मैंने टॉप क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ में जो वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपको प्लीज़ जाके देखना होगा, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वो। और साथ से मैं बता दूं, जो हमने SSC JEE के लिए महा मॉक टेस्ट लिया था, उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको जाके देखिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करके, इसलिए आपको वो सेशन जाके देखना होगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर पूछे तो कैंडेला इसका यूनिट हो जाएगा। ल्यूमिनांस अगर पूछे तो कैंडेला पर स्क्वायर मीटर उसका यूनिट है। लाइट का ल्यूमेंस पर आर है। ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेंस है। ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेशन में आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसका लक्स है और इसका ल्यूमन, ये आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ये एज ए PDF में सेम प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर क्या है, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर दैट मीन्स 1 लक्स, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ये भी इसमें इंक्लूड कर लेना आप, ओके। The next question is, which of the following standard has to be followed for a drawing electrical installation plan? हम लोग अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई अगर कमर्शियल प्लानिंग है, तो उसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके लिए पहले ड्राइंग प्लान रहता है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सिविल कंस्ट्रक्शन। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ड्राइंग इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन प्लान होता है। तो वो कौन से स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो वो है हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड 732-1989। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ आपको ये जो बाकी तीनों जो IS कोड है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड का है IS 3043-1987। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग के लिए अगर पूछा जाए तो ये आपको कोड ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दैट मीन्स अब इसका एप्लीकेशन क्या है, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ अर्थिंग सिस्टम के लिए 3043-1987 का ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें यहाँ पे लगता है। और IS 3070-1993 ये लाइटनिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन के लिए लगता है। देखिए, कमर्शियल जो तीनों भी इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पे कवर करा दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। The cost of conductor material required can be reduced with the reduction in volume of conduction material. This is possible with an। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड रहते हैं वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम भी रिडक्शन कर सकते हैं जो हमें लगते हैं। जैसे अगर हमारे पास ट्रांसमिशन है, जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है वो भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो अगर हम हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जाके हम हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है वो उसका रिड्यूस कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस कर सकते हैं। अभी इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, ऑप्शन सी तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू क्या, P इज इक्वल्स टू VI cos ऑफ फाई। ये तो हमारे पास पावर का इक्वेशन आ गया। करंट जो फ्लो होता है वो हम लोग करंट को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, P अपॉन टोटल पावर अपॉन V cos ऑफ फाई, ठीक है। और आपको पावर लॉस ध्यान में रखना होगा। पावर लॉस क्या होता है, पावर ड्रॉप्ट हम लोग जिसको कह सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर। तो I स्क्वायर इंटू आर को हम लोग क्या लिखते हैं, ρL/A, स्टैंडर्ड फार्मूला है ρL/A, ओके।
तो यहाँ पे अगर ए को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ए विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू रो एल बाय पी। ये पी जो है पावर ड्रॉप जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ तक तो आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग ए में यहाँ पे आई में जो वैल्यूज़ है वो आई में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर में हमारे पास पी अपॉन वी कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर इंटू रो एल बाय पी डी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप ध्यान में रखते हैं जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो जो एरिया दैट मीन्स उसका कंप्लीट वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 बाय वी कॉस फाई स्क्वायर से, अगर बाकी के हम लोग कांस्टेंट मान लेते। दैट मीन्स अगर हमारा वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज, वो अगर हम लोग इंक्रीज करते तो हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो आपको एक 10 mm का या फिर 2 सेंटीमीटर का आपको थिकनेस का आपको कंडक्टर लग रहा है, तो आपका इसको एरिया कम कर दिया तो आपको यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था 0.5 सेंटीमीटर्स का ही आपको यहाँ पे कंडक्टर लगे। दैट मीन्स आपने वॉल्यूम में रिडक्शन कर दिया, इसकी टोटल जो कंडक्टर की मान लो तो आप डेंसिटी है वो आपने कम कर दी, इसका वॉल्यूम कम कर दिया, इसका वेट कम हो गया, साथ ही साथ आपको इसमें लगने वाला जो कॉस्ट है वो भी आपका कम हो गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसीलिए हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज हम लोग ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। केवीज में हम लोग 440 kV 765 kV, ठीक है। अभी तो हालांकि 1200 kV तक भी हम लोग अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो 765 kV इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज करंटली, तो वहाँ तक हम लोग अचीव कर पाते। इसीलिए हमारा रीज़न रहता है कि हम लोग ट्रांसमिशन करते हो हाई वोल्टेजेस पे करते। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कराते हुए जाए और हमने काफ़ी कॉस्ट उसकी रिड्यूस कर दी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, ओके। तो इसके लिमिटेशंस क्या है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन जो रहता है वो हमारा बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आई मीन लाइक इन इंटरव्यू अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि हम लोग कितना इंप्रूव कर पाएंगे, कितना वोल्टेज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा उससे सिग्निफिकेंटली कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन भी बढ़ जाती है। और आपका आंसर होना चाहिए कि आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उतने केवी के लिए आपको उतना बड़ा ट्रांसफार्मर ही लगेगा, और हमारे पास स्विच गियर जो है उसकी भी हमें कॉस्ट बढ़ जाएंगी, उतना हमें प्रोटेक्शन के लिए स्विच गियर की भी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, ट्रांसफार्मर की भी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, और साथ साथ अदर टर्मिनल्स की भी आपको कॉस्ट उसमें बढ़ जाएंगे। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस, और ये था इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस कर सकते हैं, और कंडक्शन मटेरियल का तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इट कैन बी अचीव्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ओके। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपके दो कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लेंथ आई मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर मीटर इज व्हाट। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी किसके कारण स्टोर होती है, इंडक्टेंस के कारण, ओके। तो इंडक्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल, करेक्ट। इंडक्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, ओके। जो एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल हमारा लेंथ है, म्यू जो है हमारी परमेबिलिटी है, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड जो होती है इंडक्टर में उसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे एल का जो वैल्यू है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपका जो एनर्जी स्टोर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर द्वारा वो आपको पता चल जाएगी। तो आपका इसमें से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाफ एल में अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो म्यू इंटू ए इंटू एन स्क्वायर बाय एल इंटू आई स्क्वायर जूल्स, जूल्स इसका ये यूनिट हो गया, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। आपको यहाँ से इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला पता चल जाएगा और यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए कि इससे रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर रहा था। अ स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ डैश वायर्स सराउंडेड बाय नंबर ऑफ डैश, ठीक है। एक स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर है, उसमें क्या रहता है, सेंट्रल कोर किसका रहता है, वो रहता है हमारे पास गैल्वेनाइज स्टील ACSR कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान में रखिएगा। और उसमें वायर कौन से सराउंडेड रहते हैं, वो रहते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स के, ओके।
दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट 1-2 स्लाइड में इसमें से रिलेटेड आपको ACSR कंडक्टर के सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो रहता है ACSR कंडक्टर, उसका जो सेंट्रल कोर रहता है वो हमारे पास गैल्वेनाइज स्टील का रहता है, और जो आउटर रहता है उसके वो हमारे एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने के। एंगल बिटवीन ई एंड वी इज नोन एज, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन ई एंड वी इज नोन एज लोड एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं पावर एंगल। दैट मीन्स ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लोड एंगल या फिर पावर एंगल हमारे ई को कहते हैं, ई एंड वी के एंगल को कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल। ओके, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। अभी आप यहाँ पे सारे जो एंगल्स है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपको लर्न करके जाना है। लोड एंगल और पावर एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, डेल। ये रहता है एंगल बिटवीन ई एंड वी। देन हमारे पास लोड पावर फैक्टर एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं फाई, यह एंगल रहता है बिटवीन वी और आई। और इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई, जिसको हम लोग कहते हैं, ये एंगल रहता है बिटवीन ई एंड आई ए। इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। डेल एंगल लाइज बिटवीन ई एंड वी, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल फाई इज इन बिटवीन वी एंड आई, और समथिंग लाइक दैट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई किसके बीच में रहता है, ई एंड डैश। दैट मीन्स आपको ई जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लोड एंगल पूछा तो वही हमारा पावर एंगल रहता है, वो रहता है बिटवीन ई एंड वी, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन EM ओपन लोड वोल्टेज, ठीक है। तो और जो लोड पावर फैक्टर एंगल रहता है 5, वो रहता है हमारा V और I के बीच में, और पावर फैक्टर एंगल पूछा जाएगा तो वो E और I के बीच में रहता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर फॉर क्लास ए इंसुलेशन मटेरियल। मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कवर करा है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता है, बट मैं आपको एक बार कंसिडर करा देता हूँ, क्योंकि 100% इस तरीके से क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं PGCL में, ठीक है। हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेते हैं, ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो क्लास ई के लिए जो है हमारा, वो है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए ध्यान में रखिएगा, क्लास ई टाइप ऑफ इंसुलेशन जो है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा, YAE-BFHC, ठीक है, YAE-BFHC। आप इसको 2-3 बार लर्न कर लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सीक्वेंस में कैसा लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। सबसे लीस्ट टेम्परेचर है 90 डिग्री, 105, 120, 130, 155, 180, एंड क्लास सी का हाईएस्ट इंसुलेशन रहता है मोर देन 180 डिग्री, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारा 225 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। एक बार फिर से आप ध्यान में रखोगे, YAE-BFHC, ठीक है। 90 से शुरू करना है, देन 105, 120, 130, 155, 180। आप एक दो बार इसको लिख लोगे, आपको इसमें लर्न हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ काफ़ी बार आपको, यहाँ पे तो हमने क्लास ई की बात कर लिया, तो ये क्लास ई नहीं पूछेगा आपको BFHC या फिर आप कोई भी क्लास टाइप ऑफ इंसुलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई हैव कंसिडर्ड दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर कितना रहता है क्लास ई टाइप ऑफ इंसुलेशन के लिए, वो रहता है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हम लोग सारे कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली द वाइज यूज्ड आर, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इस तरीके से वाइज यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ACSR वायर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। ये जहाँ पे आ जाता है स्टील रीइंफोर्समेंट और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स यहाँ पे आउटर में। ACSR में आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है 100%। देखिए मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको 3 लेयर्स है, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। आप तो ऐसा कैलकुलेट नहीं करते बैठोगे। अगर 2 लेयर्स है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो 2 लेयर्स के लिए तो हमने काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर लिया। अगर यहाँ पे 3 लेयर्स है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते नहीं बैठोंगे, काफ़ी ज़्यादा समय आपका इसमें वेस्ट होगा। अगर आपको मान लो 4 से 5 लेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए एक सिंपली फॉर्मूला क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। n इज इक्वल्स टू, ध्यान में रखिएगा, n इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x प्लस 1। ओके, x क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ लेयर्स है। ओके, x नंबर ऑफ लेयर्स। अभी यहाँ पे 2 लेयर्स है, इसको फर्स्ट लेयर कंसिडर करना है, इसको सेकंड लेयर। यहाँ पे 3 लेयर्स है, 1 2 एंड 3। लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके फॉर दिस कंडक्टर। तो यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटू 9 करेंगे, -3 इंटू 3 विल बी 9 + 1। ओके 3 9 27 -9 + 1। ओके तो यहाँ पे 19 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है 27 में से +1 होता है तो 8 हो जाता है, तो 19 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है टोटल नंबर ऑफ जो स्टैंड्स रहेंगे 19 रहेगा। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, यहाँ तक तो हमने 7 कंसिडर कर लिया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है तो 19 स्टैंड्स हमने फाइंड आउट कर लिया 3 लेयर्स के लिए। ऐसा एक आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है, आई हाईलाइट दिस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है एक्स का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर था ACSR वायर्स के लिए। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। इसका डायमीटर भी अभी कभी कभी पूछा जाता है, तो जो डायमीटर ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करने के लिए वो क्या होता है, D = 2x - 1 × D। ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो D क्या है हमारा टोटल डायमीटर, ये हमारा डायमीटर ऑफ कंडक्टर है, और स्मॉल d क्या है हमारा, ईच स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, ये भी अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको ध्यान से चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है देखिए सॉलिड कंडक्टर्स तो हमको सभी को पता है, हॉलो कंडक्टर्स। ठीक है पूरा अंदर से हॉलो है। ठीक है स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का पिक्चर है। AAC का फुल फॉर्म आपको पूछा सकता है। AAC का फुल फॉर्म क्या है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। कंप्लीट उसके कंडक्टर जो है एल्यूमिनियम के है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। AAC का क्या है, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इमेज के साथ में। ACSR क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है ACSS। ठीक है ACSS का फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड। ACCR क्या है, एल्यूमिनियम कंपोजिट कोर रीइंफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंपोजिट कोर रीइंफोर्स्ड। ACCC का फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट कोर, एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट कोर। ठीक है तो ये आपको टाइप ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर्स अगर पूछा जाए तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है देन नेक्स्ट हमारे पास में ACSR कंडक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है। तो इसमें 33/66 के लिए 11 एम्पियर, 300 एम्पियर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 66/132 के लिए हम लोग 480 एम्पियर्स का ये कंडक्टर यूज़ करते हैं। 220 kV के लिए 735 एम्पियर्स है, और यहाँ पे 220 या फिर 400 kV के लिए 800 एम्पियर्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसको हम लोग कहते हैं डॉग, पैंथर, जीब्रा एंड मूज। ठीक है तो आपको इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज और उसमें नेम ऑफ कंडक्टर इसको दिया गया है स्टैंडर्ड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 220 kV है तो आपको जीब्रा कंडक्टर, ये नेम ऑफ ACSR कंडक्टर हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीब्रा कहेंगे। 220 या फिर 400 का आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है तो उसको हम लोग कहेंगे मूज। 33/66 कहेंगे तो वो हमारा डॉग आ जाएंगे। ठीक है और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ये आपको टेबल में ध्यान में रखना होगा। ये अगर आपने ध्यान में नहीं रखा हो तो भी चलेगा, जो इसका इतना डिटेल तो ये पूछा नहीं जाता, टाइप ऑफ स्टैंडिंग्स वगैरह, यहाँ तक जो टेबल है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके आई होप आपको जो दी गई जानकारी है काफ़ी समझ में आएगी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स का क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है। PGCL में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा आशंका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर करा दिया। डॉग, पैंथर, जीब्रा या फिर मूस, इसमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है, ध्यान से पढ़ते हुए जाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following Indian electrical rules describes about the periodical and testing of a consumer installation? इसमें से 4 रूल्स हमारे पास गिवन है, इसमें से कौन सा रूल हमें बताता है अबाउट पीरियडिकल टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर के घर पे जो इंस्टॉलेशन रहता है उसकी टेस्टिंग की जाए पीरियडिकली, तो वो आता है हमारे रूल नंबर 46 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट मैं आपको ब्रीफिंग करा देता हूँ। जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 जो हमने डिस्कस किया उसका हमारा काफ़ी अच्छा सेशन है, काफ़ी स्पेशल सेशन मैंने बनाया था और काफ़ी उसको अच्छा अप्रिशिएशन मिला कंप्लीट यूट्यूब पे। ठीक है आप जो उसको जाके देखेगा, अगर आप यूट्यूब पे कम्प्लीटली CEA 2003 आप टाइप करते हो तो हमारा ये सेशन अपलोड आपको देखने को मिलता है। अगर आप IE रूल्स 1956 टाइप भी करते हो तो आपको सबसे पहले हमारा अपलोड किया हुआ है सेशन आपको मिलता है। काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है, उसमें जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आजकल जो एग्जामिनेशन है उसके लेवल अप हो गए, इसलिए आपको IE रूल्स भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रीफिंग कर लेते हैं। ठीक है रूल नंबर 30 किस पे रिलेट करता है, सर्विस लाइन्स एंड apparatus ऑन द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। रूल नंबर 35 डेंजर नोटिस के लिए आपको बताता है।
37 सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन्स को बताता है। 38 जो है वो केबल फॉर पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए बताता है। 39 जो है हमारे पास केबल प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल के लिए बताता है। 44 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी पर्सन को शॉक लगता है उसको रिस्टोरेशन के लिए रूल नंबर 44 इंपॉर्टेंट है। 46 अभी हमने डिस्कस कर लिया, इंस्पेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। 49 जो है लीकेज ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस, अगर हमारे कंज्यूमर प्रीमाइसेस के अंदर लीकेज होता है करंट लीकेज तो 49 से डील करते। 50 जो है ये हमारा सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। सिंपल अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो रूल नंबर 50 डील्स विद द सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। एंड द नेक्स्ट इज 51 हमें क्या बताता है, इट डिस्कसेस द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। 51 ये इंपॉर्टेंट है। 54 डिक्लेयर्ड वोल्टेज, ये दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ के जाना है, बट आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। 54 पूछा जाए तो डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर, इसका परमिसिबल वैल्यू है वो मैंने आपको डिटेल में सेशन में आपको बताया था, कितना वेरिएशंस होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो आपको कितना % टॉलरेंस रहना चाहिए, ये आपको नहीं देखा होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 61 है तो कनेक्शन विथ अर्थ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रूल नंबर 61 किससे रिलेट करता है। 73 है तो वो हमारा सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन, हॉस्पिटल्स में हमेशा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के टाइम पे अगर रूल नंबर 73 दैट मीन सप्लाई टू द एक्स्ट्रा एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन के लिए रूल नंबर 73 के गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। 77 क्या है, क्लियरेंस अबव द ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर रहता है, ठीक है, ओके। क्लियरेंस कितना होना चाहिए ये हमें रूल नंबर 77 बताता है। 77 हमें लो एंड मीडियम लाइन वोल्टेजेस के लिए बताता है। इसकी जो लेवल है वो आपको आई रूल्स के जो सेशन है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने अभी तो फिलहाल के लिए अभी आपको ब्रीफिंग करा दिया। 80 जो है हमारे पास क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग है हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। 91 जो है सेफ्टी फॉर द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, ओके। आपको मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स नए होंगे हमारे चैनल पे उनको मैं बता दूं हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है ये इसीलिए हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। काफ़ी यूज़फुल एंड टू द पॉइंट। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हो तो बिफोर योर एग्जामिनेशन आप सिंपली इंस्टाग्राम पेज पे आप जाइएगा, ठीक है। ऐसा कंप्लीट हमने एक पेज बनाया, ठीक है। वहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपको सिंपली वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमने नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पे अपलोड करते हैं वो टू द पॉइंट है और आपके 100% एग्जामिनेशन से या फिर एज अ यूजफुल नॉलेज टू दैट फील्ड आपको काम में आएगी। जैसे अभी मैंने ये पोस्ट डाला था कुछ ही दिनों पहले आई रूल्स 1956 का, अगर आप एक पेज को ओपन कर लेते तो आपको जल्दी से जल्दी जो इंपॉर्टेंट रूल्स है आपको वहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे रूल नंबर 50, 54, 55, 30, 39 ये ऑलरेडी हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिया। अभी आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, Coachify_official। नॉन टेक्निकल और जो इंपॉर्टेंट मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज और सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपलोड करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे हमारे टेक्निकल पोस्ट रहते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम पेज Coachify_official एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs। आप सर्च भी करके सकते हो या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते। तो जिस सेशन की बात कर रहे थे ये है हमारा आई रूल्स 1956 एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये फर्स्ट टाइम हमने हमारे यूट्यूब पे देखा है, ठीक है। हमने ये सेशन अपलोड किया, इसको जाके देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आएगी। विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 10. In a DC generator, let P be the number of poles, phi be the number of flux per pole, Z be the number of armature conductor and A be the number of parallel paths in armature. If the generator runs at n RPM, then generated EMF per पैरेलल पाथ। ये काफ़ी एक सिंपल स्टेटमेंट है डीसी जनरेटर का EMF इक्वेशन का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हालांकि इसमें आपको सिंपली फॉर्मूला ही पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, Z P phi n/60A, ठीक है। हालांकि ये कांस्टेंट रहते हैं phi और n जो, ठीक है। phi और n से हम लोग जो रिलेशन बनाते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z P phi n/60A, ठीक है। Z क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, A जो है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, फाई जो हमारे पास फ्लक्स पर पोल है, पी जो है हमारे पास पोल्स है और एन जो है हमारा आरपीएम है स्पीड में, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये है हमारा डीसी जनरेटर का ईएमएफ जनरेशन का, ई विल बी इक्वल्स टू जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हम लोग इससे डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीक पावर प्लांट। पीक पावर प्लांट के अंदर कौन सा पावर प्लांट नहीं आता है? पीक पावर प्लांट और बेस लोड पावर प्लांट में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लोड कर्व है अगर आपका, ठीक है, तो मान लो इतना, अगर ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेगावाट में आपका लोड कंजम्पशन है 200 मेगावाट अगर हमारा कांस्टेंट लोड है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट लोड, ठीक है। ये आपका टाइम है, यहाँ पे ड्यूरेशन हम लोग कह सकते हैं। तो यू कैन सी दिस लाइक ओके। तो यहाँ पे आपका पीक आ रहा है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास 500 मेगावाट पे आ रहा है, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है ये तो हमारा बेस लोड में आता है। तो बेस लोड प्लांट्स अलग आते हैं और पीक लोड प्लांट्स आते हैं। तो एट दिस टाइम लाइक हम लोग मान लेते हैं दोपहर के 2-12 बजे या फिर इवनिंग के टाइम वगैरह हमारा जो जब सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन रहता है, तो उस टाइम के लिए हमारे पास पीक लोड प्लांट पे रहता है। इतना तो हमारा कांस्टेंट लोड रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस लोड प्लांट के लिए ये कॉन्स्टेंटली रन रहते हैं। बट लेकिन पीक लोड प्लांट के लिए हमारे पावर प्लांट्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने का। तो इसमें से कौन सा पीक पावर प्लांट नहीं है? तो वो हमारा थर्मल पावर प्लांट नहीं है, क्योंकि ये बेस लोड में आता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ यू कैन लर्न दिस, नाउ यू कैन रिमेंबर ऑल दिस बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट। ओके, दो इसमें कन्फ्यूजन होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। सोलर पावर प्लांट इज अ बेस लोड और पीक लोड। तो सोलर थर्मल विथ स्टोरेज अगर आया क्वेश्चन तो वो बेस लोड में आता है, और सोलर प्लांट जो है वो सिंपली पीक लोड पावर स्टेशन में आता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज टाइप ऑफ हाइड्रो प्लांट जो है वो हमारे पीक लोड में आते हैं, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो हमारे बेस लोड विथ स्टोरेज अगर आए तो पीक लोड में आता है। तो आप बेस लोड में कौन से पावर प्लांट्स आते हैं? न्यूक्लियर, कोल, या फिर हम लोग उसको थर्मल कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोगैस, बायोमास, सोलर थर्मल विथ स्टोरेज, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी हमारे बेस लोड में आते हैं। इसमें से कोई भी आप पूछा जा सकता है। पीक लोड में गैस, सोलर, विंड, डीजल, स्टोरेज टाइप ऑफ हाइड्रो प्लांट्स ये आते हैं। आई होप आपको दोनों भी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं इसलिए आपको देखिए, हमारे जो 20 क्वेश्चंस का सेशन रहता है उसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराता हूँ। मेरा ये टारगेट नहीं रहता कि आपको रिडंडेंटली सेम क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछा। जैसे अगर हमने यहाँ पे बेस लोड का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था और पीक लोड का हम लोग दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आपकी बेसिक्स और एक्यूरेसी अगर आप 100% रखेंगे तो ही जाके आप आपके एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर I don't want you to practice 1,000 क्वेश्चन, I just want you to go through the 100 क्वेश्चंस ओनली। बट आप 100 क्वेश्चंस में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो 1000 क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाते हैं वो आपके इस 100 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो दैट आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बदले आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहते तो आपको कोई भी क्वेश्चंस आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए, आपको मैच द पेयर करके भी पूछा जा सकता है। बेस लोड और यहाँ पे पीक लोड, देखिए अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है। बेस लोड में आपको मैच द पेयर करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। इसीलिए अगर आपको ये बेस लोड और पीक लोड पावर प्लांट ध्यान से अगर आपने पढ़ लिए तो आप उसको क्वेश्चंस को भी अटेंड कर पाओगे, ठीक है। दीज आर वेरी स्मॉल टेक्निक्स एंड वेरी यूजफुल टेक्निक्स टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एनालाइज करके काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में आपको ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। The cylindrical rotor type of alternators are driven by, जो cylindrical और salient pole type of रोटर रहती है, दो रोटर टाइप है अल्टरनेटर के। ये हम लोग किससे ड्राइव करते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर। ये तो हम लोग विंड टर्बाइन, विंड मिल, स्टीम टर्बाइन या फिर सोलर सेल से हम लोग ड्रिवन करते हैं। सोलर सेल तो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं। स्टीम टर्बाइन जो है हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सिलेंड्रिकल रोटर टाइप ऑफ जो अल्टरनेटर है हम लोग स्टीम टर्बाइन से ड्राइव करते हैं, और साइलेंट टाइप ऑफ टर्बाइन जो रहते हैं वो हमारे हाइड्रो से हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसकी साइलेंट टाइप ऑफ रोटर का कंस्ट्रक्शन जो है लार्ज डायमीटर रहता है, और उसका जो स्पीड रहता है 100 RPM से कुछ सेवरल 100 RPM से लाइक 1500 RPM तक रहता है। बट लेकिन हमारा लो RPM तक ही रन होता है ये जो सैलियन टाइप ऑफ रोटर रहते हैं। और सिलेंड्रिकल में हमारा कैसा रहता है, इसका एक्सियल लेंथ काफ़ी लंबा रहता है, ओके। और ये हाई स्पीड के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉम 1500 RPM टू 3000 RPM, ठीक है। सैलियन पोल अगर पूछा जाए तो उसका लार्ज डायमीटर रहता है, और एक्सियल लेंथ जो है, जो एक्सियल लेंथ है हमारी इसकी कम रहती है, ठीक है, वो कम रहते हैं। लार्ज डायमीटर रहता है, एक्सियल लेंथ कम रहती है। और सिलेंड्रिकल अगर आपको पूछा जाए तो इसकी एक्सियल लेंथ जो है
ये लार्ज रहती है और डायमीटर जो है हमारा इसका ये कम रहता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो वेरिएशंस आते हैं, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉल्ट इज मोर फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इन अ पावर सिस्टम। इसमें से आपको ये क्वेश्चन 100% आता होगा इसका आंसर। कौन सा फ्रिक्वेंटली फॉल्ट आता है पावर सिस्टम के अंदर? वो आता है हमारे पास सिंगल फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस क्या रहता है। मान लो सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फॉल्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड, एलजी फॉल्ट होता है। उसके बाद में अगर हम लोग डिसाइड करेंगे डबल लाइन फॉल्ट होता है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। देन उसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन ये फॉल्ट का सीक्वेंस है हमारा। सबसे फर्स्ट जो है मोर फ्रिक्वेंट जो है ये आता है हमारा लाइन टू ग्राउंड। उसके बाद में सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम चांसेस जो रहते हैं हमारा ट्रिपल लाइन टू डेड शॉर्ट सर्किट हम लोग इसको कह सकते हैं वो होने के। बट यहाँ पे एक और कंसेप्ट ऐसा आता है कि ऑर्डर जो है फ्रिक्वेंसी वो कैसा आता है, दैट मीन्स सबसे सीवियरिटी जो है वो किसका है? सबसे सीवियर है हमारा ट्रिपल एल, देन हमारे पास डबल एल जी, देन डबल एल, देन एल जी का। सो सबसे सीवियर अगर पूछा जाए तो वो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दैट मीन्स ट्रिपल एल जी फॉल्ट यू कैन से ट्रिपल एल जी फॉल्ट डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जाके हमारा ये काफ़ी डेड शॉर्ट सर्किट ये हो सकता है और ये काफ़ी सीवियर रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइन टू ग्राउंड। बट अगर आपको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है ध्यान में रखना होगा कि काफ़ी बार हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है हमारे पावर सिस्टम्स के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइसेज यूज टू कंट्रोल / ऑपरेट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हमारे पास कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोलर ऑपरेट करने के? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग उसमें पीएलसी यूज़ करते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक हमारा स्मॉल कंप्यूटर भी हम लोग उसको कह सकते हैं। असेंबली लाइन या फिर हमारे पास जो रोबोटिक डिवाइसेज है उसको ऑपरेट करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, एक पर्टिकुलर एक हमारे पास प्रोसेस के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट whenever the magnetic flux lining a conductor or a coil changes an EMF is induced in it। इसमें से कौन सा लॉ हमें बताता है जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनिंग है हमारे पास कंडक्टर से कट होती है तो उसमें हमारा EMF इंड्यूस होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बट लेकिन फर्स्ट है या सेकंड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है जब भी हमारा कंडक्टर हमारे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हमारा जनरेट हो जाता है, ठीक है। और उसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। और जब ये क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है तो उसमें से करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है? फैराडेज का फर्स्ट लॉ बताता है। सेकंड लॉ की बात करें तो इसमें क्या आता है? इट स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड जो रहता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल। ये आता है हमारा सेकंड लॉ में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू N d∅dt, ठीक है, वोल्ट्स में। ये हमारा आता है सेकंड फैराडेज लॉ के अंदर। ऑप्शन डी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए क्वेश्चन ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनिंग कंडक्टर के साथ लिंक होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमें फर्स्ट लॉ से पता चलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता? तो वो हमारे प्लेट की जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है इसकी थिकनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है क्योंकि हमको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/D होता है। एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ए जो है हमारा एरिया, डी जो है हमारा वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्लेट थिकनेस पे उसका कैपेसिटेंस वेरी नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऑक्सिलरी या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सिंपल सा आंसर है इसका। मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहती है हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वो आती है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. In the measuring instrument, the degree of conformity and closeness to the true value is known as. इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी में हम लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ. जो मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द डिग्री ऑफ कंफर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, दैट मीन्स जो कंफर्म आपका वैल्यू आता है 100%, जो एक्यूरेट वैल्यू है और उसकी ट्रू वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर आएगा. एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ अ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू. दैट मीन्स जो क्वांटिटी हमने मेजर की उसका करेक्ट हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूरेसी. बट यहाँ पे प्रिसीजन हम लोग क्या किसको कहते हैं? प्रिसीजन क्या है? अगर आपने सेट ऑफ रीडिंग्स ले लिए, मान लो यहाँ पे 5 रीडिंग्स ले लिए आपने, ठीक है, तो हर रीडिंग में वो क्लोज आपको आंसर बता रहा है. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में मान लो अगर आपने करंट मेजर किया तो 5.1 एम्पियर आ रहा है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे 5.1 आ रहा है, थर्ड इसमें भी 5.1 आ रहा है, सेकंड इसमें 5.0 था, लास्ट इसमें 5.0. तो आपने देखा होगा 5.1 अगर आपका ट्रू वैल्यू है तो प्रिसीजन ये हमें यहाँ पे पता चला है. दैट मीन्स जो कंसिस्टेंसी रहती है सेम करेक्ट हमें रीडिंग प्रोवाइड करने की, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन. ओके, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. एक्सनॉर गेट की बात की मैंने आपको काफ़ी बार बताया, आपको लॉजिक गेट्स एक बार पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन से पहले. एक्सनॉर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन द 2 इनपुट्स आर. उसके लिए आपको एक्सनॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो आपको ध्यान में रखना होगा. और एक्सनॉर गेट का सिंबल कैसा आता है? कुछ इस तरीके से. यहाँ पे बबल रहता है, यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट A, B और ये हो गया हमारा आउटपुट Y. और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आता है? Y इज इक्वल्स टू A X और B का कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. इसीलिए मैं आपको तो यहाँ पे बता दूँ, इसके 2 इनपुट्स अगर सेम रहते हैं तो ही जाके हमारे पास आउटपुट आता है. यहाँ पे A, B और ये हो गया हमारा आउटपुट. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. 0 0 0 1 1 0 1 1 ये इनपुट रह सकते हैं. तो इसका आउटपुट हमारे पास अगर 0 0 आता है तभी जाके 1 आएगा. 0 1 के लिए आउटपुट 0 आता है, 1 0 के लिए भी 0 एंड 1 1 के लिए भी आउटपुट 1 आता है. मान लो दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 जो इनपुट्स अगर सेम आते तभी जाके हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, हाई आ रहा है. ठीक है, इसलिए सेम स्टेटमेंट में गिवन था. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. इस तरीके से एक्सऑर गेट का भी आपको ध्यान में रखना होगा. उस केस में यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 आ जाता है. सेम जस्ट लाइक द लॉजिक गेट्स. एक बार आप पढ़ लोगे, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ पे भी जाके देखिएगा. आपको सिंपली एक ही स्लाइड्स में आपको कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. In the overhead system, the maximum disruptive stress exists between the overhead transmission system में जो मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस रहता है वो रहता है हमारे पास कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में. ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. कंडक्टर और ये जो अर्थ है इसके बीच में रहता है. बट इन केस ऑफ अंडरग्राउंड ये तो हो गया हमारा ओवरहेड. ठीक है, और इससे मैं बता दूँ, इसमें से क्वेश्चन मुझे याद आई कि हमने येस्टरडे को कल ही हमने एक अंडरग्राउंड केबल का सेशन लिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन और काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन मिला उसको सेशन को. उसको जाके देखना होगा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा. आप ही लोगों की रिक्वेस्ट आई थी एक अंडरग्राउंड केबल के ऊपर सेशन बनाया जाए करके, उसलिए हमने एक सेशन अपलोड कर दिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जाके देखिएगा. केबल से रिलेटेड जो है आपको शीट आर्मरिंग और ये जो बाकी टर्मिनोलॉजी रहती है हमने वहाँ पर सारी कवर कराए. उसका MCQ सेशन जो है मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें. ठीक है, तो ओवरहेड सिस्टम में कंडक्टर और अर्थ के बीच में मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है. ठीक है, वोल्टेज स्ट्रेस रहता है. अगर अंडरग्राउंड पूछा जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड पूछा जाए तो उस केस में जो कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है, 2 कंडक्टर्स के बीच में उसका मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है. ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. और अगर आपको अंडरग्राउंड में पूछा जाए तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो कंडक्टर्स के बीच में रहता है वो आपको ध्यान में रखना होगा, उसको आपको करेक्ट आंसर मार्क करके आना होगा. ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस एज वेल. तो नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ. लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा. ठीक है, सेशन से जुड़ी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. और मैं आपको बता दूँ महा मेट्रो के लिए जो भी 139 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है उसका भी मैंने नोटिफिकेशन हमारे कोचिफाई चैनल पे अपलोड करा दिया. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा तो उसको मैं यहाँ पे आप फाइनल स्क्रीन पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो. ठीक है, इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है
और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको फॉलो करना है। साथ साथ पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहना है, Kuchify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे। हमारे नए चैनल को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।